गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द आईसी गोलकनाथ केस ऑफ पॉलिटी। आईसी गोलकनाथ केस जो कि है पॉलिटी से रिलेटेड, हम इस केस में डिस्कस करेंगे कि जो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में अब हम लोग क्यों नहीं शामिल करते हैं एज अ फंडामेंटल राइट। धीरे 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 जो उस टाइम की गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहाँ से बहुत सारे जो इश्यूज़ हमारे हुआ करते थे, जो आज़ादी के टाइम, जो इंडिपेंडेंस के टाइम इश्यूज़ क्रिएट हुए। जैसे कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन 1951 में ही पहला केस आ गया। 1951 में ही पहला हमारा केस आ गया, सांकरी प्रसाद केस था और केशवानंद भारती केस। ये सब सारे मेजर केसेस थे जिनकी वजह से फंडामेंटल राइट्स जो थे, वो जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहा। ऐसा ही एक केस है आईसी गोलकनाथ केस, ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। इसीलिए इस केस में आईसी गोलकनाथ एक नेम हुआ करता है। आईसी गोलकनाथ एक नेम है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट आईसी गोलकनाथ केस और 24th अमेंडमेंट एंड 25th अमेंडमेंट विच इज डन बाय द गवर्नमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, क्या संशोधन हुआ उस समय हम देखते हैं। ये पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आईसी गोलकनाथ केस में क्या हुआ? आईसी गोलकनाथ केस में 3 क्वेश्चंस कोर्ट से किए गए। पहला, कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स? क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? मतलब जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या इसमें कोई संशोधन कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन कर सकता है? तो तो उस समय जो कोर्ट में केस गया, तो उसमें डिसीजन ये आया कि नहीं, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकती फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि दिस पावर टू अमेंड fundamental rights is with these power to amend fundamental rights with constituent assembly। उन्होंने कहा हाँ कि तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर है। हाँ, जो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी, तो उसकी पावर्स थी ना, वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना गए, अब उसमें हम संशोधन फंडामेंटल राइट्स में क्यों करें? यही उस समय की कोर्ट का कहना था। इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यहाँ जो पार्लियामेंट है, जो उस टाइम की गवर्नमेंट है, वो कोई भी डिसीजन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड नहीं ले सकती है। फिर क्या हुआ? तो क्यों, और फिर एक, क्योंकि जो उस समय की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बोला था हाँ कि आर्टिकल 368 के जरिए, क्योंकि आर्टिकल 368 में बताया है कि प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। पहले हमें ये हम समझ लेते हैं अलग से, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है इस केस में। आर्टिकल 368 में बताया है प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब तरीका किसे अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें विस्तार से बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में ध्यान रखिए, इसमें पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, प्रोसीजर लिखा हुआ है। पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, केवल प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, मतलब केवल तरीका लिखा है। लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने इसी के जरिए पार्लियामेंट में संशोधन किया, जबकि पावर उनके पास नहीं थी, जो उस समय गवर्नमेंट हुआ करती थी उनके पास। फिर दूसरा क्वेश्चन रेज हुआ, डज पार्लियामेंट, जो टर्म अमेंडमेंट था, डज टर्म अमेंडमेंट इज अंडर 13 क्लॉज 3? इसका मतलब क्या है, अभी मैं समझाऊंगा विस्तार से।
क्या टर्म अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट है, क्या टर्म अमेंडमेंट आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में है? अब 13 क्लॉज 3 क्या है और 13 क्लॉज 2 क्या है, ये हम पहले अलग से देख लेते हैं, फिर ये हमें केस समझेंगे हम इसमें क्या बताया गया है। 13 क्लॉज 3 में बहुत सारे रूल्स, कस्टम्स, इन सबको रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चाइल्ड मैरिज हो सकता है। इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, जो पुराने रूढ़िवादी विचार थे उन सबको रखा गया है। हाँ, बहुत सारे टॉपिक्स और इनके अंडर जो भी लॉ आएंगे वो अगर वो कोर्ट में जाते हैं हाँ, तो फिर उन लॉस को वॉइड कर दिया जाएगा। वॉइड मतलब हटा दिया जाएगा। अब हटाया किस आधार पे जाएगा, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के आधार पे, मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को बेसिस माना जाएगा और हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है वॉइड एब इनिशियो। ये जुडिशरी की भाषा है इसीलिए इतनी टफ है। वॉइड एब इनिशियो मतलब होता है वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, इसका मतलब है वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब 13 क्लॉज 2 का मतलब क्या है, जब जब धीरे 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 कोई लॉ जो गवर्नमेंट पास करे और वो लॉ फंडामेंटल राइट्स के कोई इन्फ्रिंज कर रहा है, उनके खिलाफ है, उनके अगेंस्ट है, तो हम क्या करेंगे, तो उस समय जो कोर्ट होगी वो क्या डिसीजन लेगी कि इस लॉ को वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब जो जिस डेट से फंडामेंटल राइट, वो जिस डेट से फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है उसी डेट से उस लॉ को हटा दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 नवंबर को अगर कोई लॉ बना है या इम्प्लीमेंट हुआ है और 10 नवंबर को कोई लॉ कोर्ट में जाता है, तो वो हटेगा कब से, तो टिल 1 नवंबर से। जैसे पुरानी कंडीशंस पहले थी उन कंडीशंस को दोबारा लाया जाएगा और उस लॉ को वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से वो लॉ हट जाएगा। ठीक है, अब ये आपने 13 क्लॉज 3 और 13 क्लॉज 2 समझ लिया। जो भी इसमें लॉ आएगा उसे हटा दिया जाएगा, ये हमने समझा। अब इसमें क्या इसका रूल है हम देखते हैं। डस टर्म अमेंडमेंट इज अंडर 13 क्लॉज 3? क्या अमेंडमेंट टर्म 13 क्लॉज 3 में आ गया है जो हटा दिया जाएगा? अमेंडमेंट क्यों हो रहा है, इसका बेसिस क्या है, तो इसमें बताया यस, टर्म अमेंडमेंट डस टर्म अमेंडमेंट इज अंडर 13 क्लॉज 3। अमेंडमेंट टर्म जो है 13 क्लॉज 3 के अंडर में आता है। इन्होंने बोला, कोर्ट ने डिसीजन लिया 13 क्लॉज 3 के अंडर में आता है। और क्या इन्होंने बताया कि 13 क्लॉज 3 के अंडर में ये आ रहा है, और जब भी ये इन्फ्रिंज करेगा, इट इन्फ्रिंज मतलब कोई भी लॉ जो इन्फ्रिंज या फिर अगेंस्ट होगा फंडामेंटल राइट्स के, तो क्या होगा, 13 क्लॉज 2 को बेसिस माना जाएगा। तो द लॉ के, मैं मार्कर बदल लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, द लॉ वॉइड या फिर अवॉइड, द लॉ अवॉइड फ्रॉम बिगिनिंग ये क्या है, ये 13 क्लॉज 2 है। 13 क्लॉज 2 मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये इसका मतलब है कि जब भी कोई भी लॉ जिसमें अमेंडमेंट, मतलब जो ये टर्म अमेंडमेंट है ये इसके अंडर में आता है 13 क्लॉज 3 की, ये पूछा गया तो कोर्ट ने कहा हाँ आता है, और कोई भी लॉ जो इसके अंडर में आ जाएगा तो उसे, और फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा, तो उसे 13 क्लॉज 2 को बेसिस मान करके उस लॉ को हटा दिया जाएगा। ये इस सेकंड क्वेश्चन का कोर्ट ने आंसर दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या आया, थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 का पर्पस क्या है, हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 368 का पर्पस, उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या, उस टाइम कोर्ट ने क्या बताया। तो आर्टिकल 368 तो हमने समझ लिया है कि आर्टिकल 368 में बोला पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन,
प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बताया गया था कि तरीका क्या है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। तो जो कोर्ट थी उन्होंने बोला कि मैंने इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में कि प्रोसीजर तरीका है, पावर थोड़ी ना है, तो पार्लियामेंट इसे अमेंड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट अमेंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो इसी से अब यहाँ से अराइज हुआ, किसका अराइज हुआ, ये तो डिसीजन ले लिया कोर्ट ने कि डज नॉट ग्रांट एनी पावर, क्या डज नॉट ग्रांट पावर, does not grant power to the parliament to amend constitution, to amend constitution। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है, ये इसमें बोला गया। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की को अमेंड करने की, इसमें बताया गया। किसमें, इस केस में, आईसी गोलकनाथ केस में आर्टिकल 368 से ये उन्हें पावर नहीं मिलती है। फिर क्या कहा गया, अब बोल तो गया पावर नहीं है, अब इससे अराइज हुआ 24th अमेंडमेंट का, वो हम देखेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।